नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो भी प्रैक्टिकल वीडियो है और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उनको देखने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन-सी है। कुछ समय पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे यूट्यूब के ऊपर। पहला वीडियो था टेक्निकल एनालिसिस मेरे 10 पसंदीदा इंडिकेटर्स भाग 1 और दूसरा वीडियो था टेक्निकल इंडिकेटर्स मेरे 10 भरोसेमंद खिलाड़ी भाग 2। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज़ करके पहले ये दोनों वीडियोज़ ज़रूर देखें, क्योंकि इन दोनों वीडियोज़ में मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करी थी। तो इन दोनों वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप कौन-सी वेबसाइट यूज़ करते हैं इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को चेक करने के लिए। तो देखिए उसके बाद मैंने कई और वीडियोज़ डाले और काफ़ी लोगों ने फिर कमेंट किया कि मैं शायद उन लोगों को बताना नहीं चाहता या अपने व्यूअर्स को बताना नहीं चाहता कि मैं कौन-सी वेबसाइट यूज़ करता हूँ। पर आप मेरा यकीन करिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय मेरे पास 1000 वीडियोज़ की रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर से और अगर मैं दिन का एक वीडियो भी अपलोड करूँ तो मुझे लगभग 3 साल लग जाएँगे सारे वीडियोज़ कवर करने में। तो मेरी कोशिश रहती है कि जिन वीडियोज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, मैं उन वीडियोज़ को सबसे पहले बनाऊँ और ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरी जो रिक्वेस्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सारी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सारी रिक्वेस्ट्स को मैं जल्द से जल्द कवर कर सकूँ। तो इस वेबसाइट से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट थी वो सबसे ज़्यादा थी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी वेबसाइट है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा गया था कि उस वेबसाइट का नाम बताइए, मैं नाम बता सकता था वहाँ पे, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको दिखाऊँ कि उसके अंदर सेटिंग्स क्या रहती हैं, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। सिर्फ़ नाम बताने से कुछ नहीं होता, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उस वेबसाइट पे जाके मैं क्या करता हूँ और कैसे मैं उसका एनालिसिस करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने आपसे उन दोनों वीडियोज़ में शेयर किए थे 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये जो लिस्ट है ये कोई परमानेंट नहीं रहती। ये मैंने उन वीडियोज़ में भी आपको क्लियरली बताया था कि कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स बेस्ट हैं या ये 3 बेस्ट हैं या ये 5 रिलायबल हैं। आपको इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगे या काफ़ी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर है या ये 5 इंडिकेटर्स आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। पर जैसा कि मैंने उन वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि बेस्ट या रिलायबल या मोस्ट पावरफुल ऐसा कुछ नहीं होता। ये इंडिकेटर्स की जो लिस्ट है ये चेंज होती रहती है। अब ये क्यों चेंज होती है? इसके पीछे कारण ये होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ये इंडिकेटर्स की जो रिलायबिलिटी है या जो उनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो चेंज होता रहता है उन इंडिकेटर्स का। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये भी बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। कोई हर मौसम में नहीं एक इंडिकेटर काम आता। आपको ये देखना पड़ेगा कि अब मार्केट कैसी चल रही है और इस मार्केट में कौन से इंडिकेटर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या कौन से इंडिकेटर्स रिलायबल हैं या किन इंडिकेटर्स से आपको सही सिग्नल मिल रहा है। तो जो 10 इंडिकेटर्स मैंने आपसे उन वीडियोज़ में शेयर किए थे, वो मेरी लिस्ट भी चेंज हो चुकी है, तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि अब मैं कौन-कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ और जो नए इंडिकेटर्स या जो और दूसरे नए इंडिकेटर्स अब मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किए हैं, उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको उन इंडिकेटर्स को डिटेल में समझाऊँगा। तो अभी सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि आपको कोई भी इंडिकेटर एज़ सच कोई बेस्ट इंडिकेटर नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप ये बता सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स आपके किन स्टॉक्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो ये स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक लेंगे तो उसके लिए इंडिकेटर्स की लिस्ट अलग होगी। अगर आप कोई मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक लेंगे जिसके अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो उसके लिए इंडिकेटर्स की लिस्ट अलग होगी। तो मैंने काफ़ी वेबसाइट्स चेक की टेक्निकल इंडिकेटर्स पे और लास्ट में जो मेरा सर्च जो ख़त्म हुई, वो ख़त्म हुई investing.com के ऊपर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट की बट इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के मेरे ख़्याल से जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके सब स्टॉक्स इस पे उनकी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो सबसे अच्छी बात मुझे इस वेबसाइट पे लगी, वो ये लगी कि यहाँ पे जो डेटा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि मैं ये खुद चेक कर चुका हूँ कैलकुलेट करके काफ़ी बार रैंडमली
और मैंने हर बार पाया कि यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल रहता है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है, और इसकी रिलायबिलिटी, डेटा की जो करेक्टनेस है उसमें 100% है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि कुछ इंडियन साइट्स मैंने जब चेक करी तो वहाँ पे मैंने पाया कि जो आपका डेटा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं है काफ़ी केसेस में। तो डेटा की करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको गलत डेटा दिखाया जाएगा वेबसाइट के ऊपर तो आप जो है उसके ऊपर एक गलत डिसीजन लेंगे, उसका आप एक गलत कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन अगर डेटा करेक्ट है तो आप उसका कंक्लूजन भी बिल्कुल सही निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है उसके ऊपर हम चेक करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, या मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीदें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल और रेफरेंस के पर्पज़ पे मैं इस स्टॉक को एंटर कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। पर ये बिल्कुल भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस या एग्जाम्पल के तौर पे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जब आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिखेंगी। अब आप इस साइट पे देखिए कि मतलब इन्फॉर्मेशन का भरमार है यहाँ पे इस साइट के ऊपर। और ये साइट आपको, मतलब अगर आप ये साइट यूज़ करेंगे तो आपको कोई और साइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एनालिसिस के लिए। तो चूँकि आज हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर सिर्फ समरी देखना चाहते हैं, आप इंडिकेटर्स को चार्ट पे नहीं देखना चाहते तो वो भी पॉसिबल है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे देख सकते हैं, वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो पहले मैं उनको दिखाऊंगा, जो लोग कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये वेबसाइट बहुत बढ़िया है, इसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आ गए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यहाँ नीचे देखेंगे आपके इस समय कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है वो भी यहाँ बताई गई है। और पास्ट में जो कंप्लीटेड पैटर्न्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है, ये भी बताया गया है कि कौन सा बुलिश पैटर्न है, कौन सा बियरिश पैटर्न है। तो ये आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कैंडलस्टिक की। आप इसके अंदर सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर, कोई भी पेड सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस साइट के ऊपर आके अपना एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। तो जो लोग कैंडलस्टिक के बारे में मुझसे पूछ रहे थे वो यहाँ पे आके कैंडलस्टिक टेक्निकल के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करें तो उनको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कैंडलस्टिक के ऊपर मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की हुई है। तो आज का विषय क्योंकि वेबसाइट का था तो मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप टेक्निकल जो इंडिकेटर या एनालिसिस है वो दो जगह देख सकते हैं। टेक्निकल सेक्शन के अंदर टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे आपको कुछ चार्ट वगैरह नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ जो वो इंडिकेटर्स हैं या जो पिवट पॉइंट्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, उनकी डिटेल आपको एक समरी फॉर्म में मिलेगी। अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक टेक्निकली कैसे मूव कर रहा है। जो लोग पिवट पॉइंट्स चेक करते हैं वो देख सकते हैं, और यहाँ पे भी पिवट पॉइंट्स के लिए जो 5 अलग अलग मेथड होते हैं, पांचों मेथड इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। उसके अंदर पहला रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा तीसरा, पहला सपोर्ट लेवल क्या है, दूसरा तीसरा सपोर्ट लेवल क्या है। आप ये देखिए बिल्कुल क्लियर ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आपको दिख रही है, आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे मिलेंगी। उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि RSI जो है इस समय ओवरबॉट दिखा रहा है, तो यहाँ से करेक्शन हो सकती है, ये हम चार्ट पे भी देखेंगे। उसके बाद ये इन्होंने अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स लिए हैं इस वेबसाइट ने अपने हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने नीचे इसकी समरी भी दी हुई है कि इसकी समरी में दिखा रहे हैं कि ये अभी इस समय स्ट्रॉन्ग बाय है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर। उसी तरीके से जो लोग मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उसमें जितनी भी कॉमन मूविंग एवरेज हैं, 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की, 100 दिन की और 200 दिन की, उसके सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों दी हुई है। अब मूविंग एवरेज का जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह की मूविंग एवरेज होती है, एक सिंपल और एक एक्सपोनेंशियल। कुछ लोग सिंपल यूज़ करते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ करिए, आपको वो यहाँ पे मिल रही है। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप 5 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज देख पा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद आपकी मूविंग एवरेज बेसिस के ऊपर आपकी जो समरी में इन्होंने कंक्लूड भी किया हुआ है कि स्टॉक के ऊपर बाय है, सेल है, क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए अभी यहाँ पे बाय का सिग्नल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट का टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, 30 मिनट का देखना चाहते हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको अलग अलग कंक्लूजन मिलेगा। तो जैसा हमने पहले वाला डेटा पॉइंट पे देखा, वहाँ पे RSI ओवरबॉट था, पर यहाँ पे बाय है। अगर आप ऊपर 5 मिनट का टेक्निकल एनालिसिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम का टेक्निकल एनालिसिस आप चेक करें। तो उसी तरीके से आप एक दिन का देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, आवरली देख सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो छोटी ड्यूरेशन के टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, और जो मे बी स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं वो डेली सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो मंथली यहाँ पे करके क्लिक करके उसका मंथली टेक्निकल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो आपका कोई भी टाइम फ्रेम है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, आप BTST करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप हर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं कि जो मैं आपको इंडिकेटर्स का चार्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था वो कैसे देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट का सेक्शन है, वहाँ पे आप स्ट्रीमिंग चार्ट के ऊपर क्लिक करिए तो आपकी ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब ये स्क्रीन में आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो जो मैंने अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, लेआउट बनाया हुआ है। सबसे बेस्ट बात जो इस वेबसाइट की है, जो दूसरी वेबसाइट्स में शायद नहीं थी या मिसिंग थी, वो ये थी कि मैं सारे इंडिकेटर सिर्फ एक स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे 2-3 मिनट में आपको ये सारे इंडिकेटर्स देख के पता लग जाएगा कि आपको इस स्टॉक के ऊपर क्या पोजीशन लेनी है। तो इससे पहले मैं आपको इन टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं क्या क्या सेटिंग्स रखता हूँ अपने इस एनालिसिस के लिए। यहाँ पे मैं 1 डे सेलेक्ट करता हूँ, तो नीचे जो ये टाइम फ्रेम दिया गया है वहाँ पे मैं 3 मंथ्स की जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये जो 1383.95 है, ये आपका रियल टाइम प्राइस है इस समय, क्योंकि मार्केट क्लोज है इस समय, सुबह के 4:15 बजे हुए हैं लगभग। तो मार्केट क्लोज है तो ये प्राइस पॉइंट यहाँ पे इसलिए आपको फिक्स दिख रहा है, पर जब आपकी मार्केट ओपन होगी तो ये प्राइस जो है रियल टाइम बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है। आप यहाँ पे जो ये ब्लू जो दिख रहा है आपको, ये बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको जो रियल टाइम प्राइस है इस स्टॉक का वो दिखता रहेगा रियल जब मार्केट ओपन होगी। इस समय क्योंकि मार्केट क्लोज है तो ये प्राइस यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है पिछले दिन का वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद आप जब आप जो जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करना चाहते हैं, इस समय जो मैं इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ये 2 क्लाउड की शेप्स दिख रही हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको जो ये सेव चार्ट लेआउट है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने सेटिंग इस समय की हुई है आप उसको सेव कर सकते हैं। तो मेरी ये सेटिंग ऑलरेडी सेव है। तो जब आप इसको सेव करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं, तो आप अपने पसंद का कोई भी नाम उसको दे दीजिए। अगर आप 4-5 तरह की इंडिकेटर्स की सेटिंग्स सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 15 इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो पहले 5 जो सबसे क्रिटिकल है आप उनको क्रिटिकल करके उसकी सेटिंग सेव करिए, फिर दूसरे नंबर पे जो 5 हैं उनको आप मॉडरेट करके सेव करिए, तीसरे नंबर पे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है आप उनको लीस्ट इंपॉर्टेंट करिए। तो अब क्या होगा कि जब आप स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो लोड चार्ट लेआउट वाला क्लाउड है आप इसको क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके चार्ट्स इस समय सेव्ड हैं वो आपको यहाँ दिखा देंगे। तो जो भी आप क्लिक करेंगे वो चार्ट की जो सेटिंग्स हैं वो आपकी यहाँ पे लोड हो जाएंगी। तो जैसे इस समय मतलब डेमो के लिए मैंने सिंपल नाम का चार्ट लेआउट सेव किया हुआ है, तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो इस लेआउट के अगेंस्ट मेरी सेटिंग्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो जो जो इंडिकेटर्स मैंने इस लेआउट के अंदर सेव किए हुए हैं वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे अपना दूसरा चार्ट देखना है तो मैं अपने दूसरे चार्ट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे एक दूसरे जो इंडिकेटर्स मैंने सेव किए हुए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इंडिकेटर्स अलग हैं दूसरे चार्ट के अंदर, और जो पहला चार्ट है उसके अंदर जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये सिंपल वाला, उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग हैं। तो ये आप इस तरीके से बहुत सारे लेआउट सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आए कहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है,
इंडिकेटर्स की, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसमें। आप देखिए इन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप जिस जिस इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अपने वीडियोस में मैकगिनले डायनेमिक के बारे में बताया, तो वो यहाँ पे मैंने लोड भी किया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे MACD है, जितने भी मैंने आपको अब तक इंडिकेटर्स बताए हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इनमें से जो भी इंडिकेटर आप लोड करना चाहते हैं वो आप उस पर क्लिक करिए, वो यहाँ पे चार्ट में लोड हो जाएगा। कुछ इंडिकेटर्स हैं वो ओवरले होते हैं। ओवरले का मतलब कि जो ये स्टॉक के प्राइस की जो लाइन है ये उसके ऊपर ओवरले हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर का जो सेक्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डिटेल्स जो हैं वो डे के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। पर आप ये जो इस सेक्शन में चेक करेंगे, जो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये पिछले ट्रेडिंग डे का आपको बताएगा कि ओपन कितने पे हुआ, हाई क्या था, लो क्या था और क्लोजिंग कितने पे हुई। उसी तरीके से यहाँ नीचे डेट्स हैं, आप किसी भी डेट पे क्लिक करिए तो ऊपर की जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो जैसे 13 जून को जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक था वो 1320.60 पे ओपन हुआ और 1314.35 पे क्लोज हुआ। तो आप किसी भी दिन का जाके देख सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऊपर जानकारी है, आप स्टॉक के बारे में चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इस समय जो मैं 10 या 11 इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे लोड किए हुए हैं और उनके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जब मैं इनके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। तो जैसे यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया था, उस समय मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 20 और 100 दिन की मूविंग एवरेज चेक कर रहा हूँ। तो जैसे अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, इस समय क्लोजिंग प्राइस 1383.95 है। तो जो 20 दिन की आपको मूविंग एवरेज यहाँ दिख रही है वो 1330.98 है और जो 100 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिख रही है वो है 1261.58। तो ये मैंने किस लिए चेंज किया उसका मैं कारण आपको डिटेल में उस वीडियो में बताऊंगा, मूविंग एवरेज वाले में। तो अगर मैं आपको समरी में बताना चाहूँ तो समरी ये है कि जो आपका टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है पीरियड वो 20 दिन और 100 दिन का है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे हो सकता है आप 5 दिन और 20 दिन का मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये आपका टाइम फ्रेम कितना है इन्वेस्टमेंट का, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसा कि मैंने वहाँ उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेज है, अगर वो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए तो ये बुलिश साइन होता है। तो इस समय जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक है इन दोनों एवरेज से ऊपर चल रहा है। उसके बाद ये जो बोलिंगर बैंड है वो उसकी डिटेल्स दी गई हैं। मैकगिनले डायनेमिक जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक नया इंडिकेटर जो मैं लेके आया हूँ इचिमोकू क्लाउड है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको पहले भी यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन जब मैंने वो वीडियो बनाया था उस समय नहीं यूज़ कर रहा था, लेकिन अब मैंने इसको फिर अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे जो इचिमोकू क्लाउड में अगर समरी के तौर पे बताया जाए तो यहाँ पे बुलिश सिग्नल तब होता है जब ये क्लाउड ग्रीन होता है और प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर हो, और बियरिश साइन तब होता है जब ये क्लाउड रेड होता है और जो ये प्राइस है इसका स्टॉक का प्राइस है वो इससे नीचे हो, क्लाउड से नीचे हो। तो अगर मुझे उसका आपको डेमो देना है तो मैं आपको एक टेक महिंद्रा के स्टॉक में इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। टेक महिंद्रा में आपका बियरिश जो है वहाँ पे इचिमोकू क्लाउड जो है बियरिश है, ये देखिए। तो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे क्लाउड जो है वो रेड कलर का है और आपका प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे है। तो ये जो है ये बियरिश सिग्नल है। तो इसलिए मैंने आपको टेक महिंद्रा का एग्जांपल बताया ताकि आपको इसमें समझ आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम फिर से अपने स्टॉक पे चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इस समय बुलिश साइन है क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है वो क्लाउड से ऊपर है और ये क्लाउड जो है ग्रीन कलर का है। ये सिर्फ मैं आपको समरी के तौर पे बता रहा हूँ। इचिमोकू क्लाउड के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पूरा वीडियो बन सकता है बहुत डिटेल के अंदर। तो क्योंकि ये बहुत अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये स्टडी है या इंडिकेटर है। तो उस इचिमोकू क्लाउड पे मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इचिमोकू क्लाउड को आप कैसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो एक नया आप एक और इंडिकेटर देख रहे होंगे वो पैराबोलिक सार है, उसकी वैल्यू इस समय 1309 है।
यहाँ पे आप एक छोटा सा ये डॉट देख रहे होंगे, ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पैराबोलिक सार में अगर आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो इस डॉट से ऊपर हो तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है, और अगर आपका प्राइस जो है वो इस पैराबोलिक सार का जो डॉट है उससे नीचे हो तो इसका मतलब ये बियरिश साइन है। तो ये भी मैंने अभी रिसेंटली अपने उन 10 इंडिकेटर्स की लिस्ट में से रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको मैं लेके आया था, और ये इस समय मुझे काफ़ी रिलायबल लग रहा है। पर मैं फिर यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज अगर इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ तो कल भी यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कल ही इसको फिर चेंज कर दूँ अगर मुझे लगेगा कि ये इंडिकेटर बिल्कुल सही सिग्नल नहीं दे रहा। तो इसलिए ये जो लिस्ट है ये परमानेंट नहीं होती, ये डायनेमिक होती है, ये चेंज होती रहती है। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज करता रहता हूँ, यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स चेंज करता रहता हूँ, यहाँ पे मैं वेटेज चेंज करता रहता हूँ कि किसको मुझे किस इंडिकेटर को ज़्यादा वेटेज देनी है। हो सकता है एक स्टॉक में मैं मैकगिनले डायनेमिक को ज़्यादा वेटेज दूँ, तो दूसरे स्टॉक में हो सकता है मैं पैराबोलिक सार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत डायनेमिक होती हैं, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगेगा कि आपको किस इंडिकेटर को कितनी वेटेज देनी है और कौन सा इंडिकेटर कितना रिलायबल है किस मार्केट के अंदर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको इचिमोकू क्लाउड में और बता दूँ तो देखेंगे आप, ये जो क्लाउड है अब ये जो नैरो होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इशारा कर रहा है कि ये क्लाउड अब ग्रीन से रेड हो सकता है। क्योंकि ये जो अगर क्लाउड जितना बड़ा है, जितना विड्थ में ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी ब्रॉड है यहाँ पे, तो इसका मतलब बुल जो सिग्नल है, बुलिश सिग्नल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब धीरे धीरे ये नैरो होता जा रहा है, इसका मतलब जो आपका बुल रन है वो धीरे धीरे वो फिज़ल आउट होती जा रही है, या आप ये कह लीजिए कि उसके बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं होता। ये अभी इसको देख के ऐसा लग रहा है तो मेरे को लगा कि मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊं। तो अगर ये रेड हो जाता है और इसका स्टॉक का प्राइस उसके नीचे आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। तो ये इचिमोकू क्लाउड इस समय ये इशारा कर रहा है। तो हर इंडिकेटर का अपना अपना एक कंक्लूजन होता है, और कोई भी इंडिकेटर्स अगर आप 8-10 इंडिकेटर चेक करेंगे तो हो सकता है उसमें से 2-3 कुछ और आपको कंक्लूजन देंगे, 3-4 आपको एक अलग कंक्लूजन देंगे, पर आपको अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सोच से, अपनी समझ से आपको कंक्लूड करना है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो जो ये नए इंडिकेटर्स मैंने यूज़ करने शुरू किए हैं अभी रिसेंटली, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सब आप चेक कर चुके हैं मेरे वीडियोस में, उनके बारे में मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड, इन मैकगिनले डायनेमिक, इन सब के बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे RSI, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। MACD के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो ये आपकी फास्ट लाइन है, इसका और जो स्लो लाइन के बीच में गैप इंक्रीज होता जा रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो इस समय ये गैप जो है 5.3967 है, तो इसका मतलब ये एक बुलिश सिग्नल है। उसके बाद अगला जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो CCI है। ये CCI के बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं करी थी क्योंकि उस समय मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था। इसको कहते हैं कमोडिटी चैनल इंडेक्स। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। तो जो इसकी रीडिंग वो इस समय दिखा रहा है वो है 233.4118। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रीडिंग 100 से ज़्यादा हो, +100 से ज़्यादा हो, तो इसका जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इस समय स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है इसके अंदर और ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर ये जो रीडिंग है वो दोबारा +100 से, जो ये वाली लाइन है, आपको ये जो एरिया दिख रहा है इसके अंदर, जो ऊपर वाली लाइन है ये +100 का लाइन है, अगर ये वापस CCI का जो ये इंडेक्स है ये वापस +100 के नीचे आ जाता है तो वहाँ पे इस स्टॉक को बेचने के लिए वो एक सिग्नल होता है कि ये स्टॉक का जो टॉप था वो ओवर हो चुका है और अब ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। उसी तरीके से जब अगर ये CCI की जो वैल्यू है वो -100 से नीचे चली जाए तो इसका मतलब ये एक वीक प्राइस एक्शन है। तो अगर ये -100 से नीचे चली जाए तो उसको कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत है, और जब वो नंबर है या जो ये इंडेक्स है वो दोबारा अगर -100 को क्रॉस करके ऊपर आना शुरू करे तो वो इनिशियल एक बाय सिग्नल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो ऊपर से +100 को क्रॉस करके नीचे आना शुरू कर देगा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो वो इनिशियल सेल सिग्नल है। उसी तरीके से अगर वो -100 से नीचे चल रहा है और वो दोबारा -100 वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर आना शुरू करता है तो वो एक इनिशियल बाय सिग्नल है कि वहाँ से ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये प्राइस का रिवर्सल है इस इंडिकेटर के हिसाब से।
मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इंडिकेटर जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं होता। वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक के लिए कौन सा इंडिकेटर आपका सही सिग्नल दे रहा है। उसके बाद ये जो अगला इंडिकेटर जहाँ पे इस समय माउस है वो है विलियम परसेंटेज आर। ये भी मैंने अभी कुछ समय पहले यहाँ पे इंक्लूड किया है अपने एनालिसिस में। तो इसका जो कंक्लूजन होता है वो ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके -100 तक होती है। तो इस समय जो ये वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए वो है -12.3392। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक इस समय विलियम परसेंटेज आर के हिसाब से ओवरबॉट है और इसमें करेक्शन हो सकती है। तो 0 से लेके -20 तक का अगर ये नंबर आपको दिखे, ये वैल्यू दिखे जो इस समय जहाँ पे माउस है, तो इसका मतलब ये स्टॉक ओवरबॉट है। अगर ये वैल्यू -80 से -100 मतलब वो, तो ये जो लाइन है अगर ये -80 वाली लाइन से नीचे आ जाती है तो इसका मतलब ये स्टॉक ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे जो -50 है वो एक सेंट्रल लाइन है। अगर ये आपका इंडेक्स जो है उसके ऊपर रहता है तो इसका मतलब स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में है, और अगर ये इंडेक्स जो ये लाइन है उसके नीचे रहती है तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है वो ये निकाला जा सकता है कि अगर ये विलियम परसेंटेज आर का जो ये लाइन है अगर ये -20 के ऊपर चली जाती है, मतलब 0 से -20 के बीच में रहती है, तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो ओवरबॉट है। और अगर यही लाइन जो है -80 से -100 के बीच में रहती है तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड है। और दूसरा कंक्लूजन ये रहता है कि अगर ये लाइन मान लीजिए -20 से -50 की तरफ जा रही है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। उसी तरीके से अगर ये लाइन जो -80 से -50 की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब अब ये स्टॉक जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में है। तो आप इस जो लाइन की दिशा को देख के और ये कहाँ से कहाँ जा रही है उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो बियरिश फेज़ में है या बुल फेज़ में है। तो अगला जो इंडिकेटर हम इस स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो जैसे मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को, लेकिन मैंने उसको रिप्लेस कर दिया अब स्टोकेस्टिक आरएसआई से, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि इसके अंदर अब हम आरएसआई की जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अब ये जो इंडिकेटर है वो अब 2 स्टेप दूर है प्राइस से। पहले वो सीधा प्राइस का डेरिवेटिव था, लेकिन अब वो आरएसआई का डेरिवेटिव है। इससे हमें ज़्यादा रिलायबल सिग्नल मिल सकता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन कैसे निकाला जा सकता है इस इंडिकेटर में, अगर ये वैल्यू 80 से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो ओवरबॉट है। ये वैल्यू अगर 20 से कम है तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लाइन जो है आप देख रहे होंगे, ये जो सेंट्रल लाइन है ये 50 के ऊपर है। अगर ये जो लाइन है ये 50 से ऊपर आपको दिखाई देती है, जो कि इस समय 50 से ऊपर ही हमें दिखाई दे रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के केस में, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। और अगर ये लाइन जो है वो 50 से नीचे आ जाए, मतलब कि 20 से 50 के बीच में हो, तो इसका मतलब जो ये स्टॉक है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और इसकी ज़्यादा जानकारी और इसको और कैसे रीड किया जाए, इसके अंदर और क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर में और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए स्टॉकेस्टिक आरएसआई के, वो मैं आपको जब इस इंडिकेटर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। पर यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समरी बताई है कि आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तो आप क्या उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस इंडिकेटर को देख के। और ओबीवी जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो भी यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर आपको इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे मैंने आपको उनकी समरी में बता चुका हूँ, या तो पहले वाले वीडियोस में, या मैंने अभी आपको इस वीडियो में भी जो इंडिकेटर्स उन वीडियोस में नहीं कवर हुए थे इस वीडियो में मैंने उनकी आपको समरी बताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वेबसाइट है investing.com ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। इसके अंदर आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आप ट्रेंड लाइन वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। तो सब ऑप्शंस अगर मैं बताने लगा तो ये वीडियो कम से कम 4-5 घंटे का हो जाएगा, जो कि दर्शक पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि कैसे आप लेआउट को सेव कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटर मान लीजिए जो इंडिकेटर सबसे ऊपर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये एरो बने हुए हैं, आप इसको मूव अप कर सकते हैं, मूव डाउन कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला इंडिकेटर है, मान लीजिए मुझे MACD को ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ मूव अप पे क्लिक करूँगा
तो MACD अब ऊपर आ गया। तो जो जो इंडिकेटर आपको लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको आप ऊपर रखिए, और जो आपको लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनको आप नीचे रखिए। उसी तरीके से अगर आप किसी इंडिकेटर को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रही हैं, अगर मैं डिलीट का क्लिक करूँगा तो ये इंडिकेटर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इस इंडिकेटर की कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मूविंग एवरेज की जो ये वैल्यू थी 50 थी पहले, अब 20 कर दी। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ डेज़, कितने दिन की मैं मूविंग एवरेज यहाँ चाहता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसको फिर से 50 करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ देख रहे होंगे कि अब ये जो मूविंग एवरेज है वो 50 दिन की आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो कि 1357.10 है। तो इसको मैं दोबारा जो नंबर यूज़ कर रहा था मैं 20 का, 20 दिन की मूविंग एवरेज, मैंने दोबारा इसको 20 कर दी, तो अब ये नंबर जो है वो 1330.58 हो गया। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप कोई भी अगर यहाँ पे पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैगेनले डायनेमिक जो है वो इस समय 14 दिन का डेटा ले रहा है, ये स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ दिखेंगी। लेकिन अगर आपको कुछ उसमें चेंज करना है, जैसे MACD जो है वो 12 और 26 दिन का ले रहा है, तो अगर आपको यहाँ कुछ चेंज करना है अपने एनालिसिस के लिए, आप कोई और नंबर यहाँ पे देखना चाहते हैं या किसी और पीरियड के लिए आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पे करके आप कर सकते हैं। इसके साथ जो ये आपको एक और ऑप्शन दिख रही है, वो अगर आप इस इंडिकेटर को हाइड करना चाहते हैं तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, तो अब ये इंडिकेटर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि जैसे अब ये ऊपर वाले चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी सी पक रही है। तो अगर आप एक सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसके अंदर सिर्फ इचिमोकू क्लाउड देखना चाहते हैं, तो बाकी सारी जो ऑप्शन हैं हम उसको हाइड कर देते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इचिमोकू क्लाउड दिखाई देगा। और ये हमने बाकी सारी ऑप्शंस डिसेबल कर दी। अब यहाँ पे आप सिर्फ इचिमोकू क्लाउड देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इंडिकेटर बहुत साफ़ तरीके से देखना है तो आप बाकी सारी ऑप्शंस को हाइड कर दीजिए, आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इन जो इंडिकेटर्स की वैल्यू साथ में दी गई है, तो अगर आपको चार्ट में अगर नहीं भी उसमें समझ आ रहा कि क्या वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पर कई बार अगर आपको चार्ट देखना ज़रूरी है तो जैसा मैंने आपको बताया आप हाइड कर सकते हैं, तो उसको उसके बाद अनहाइड कर दीजिए ताकि आपको सारी वैल्यूज़ अब यहाँ पे दिखें। अब यहाँ पे लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स हैं वो यहाँ इस चार्ट के ऊपर भी है। ये पी का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई मेजर चेंज होता है, जैसे ये बुलिश रिवर्सल यहाँ पे दिखा रहा है, जिसकी रिलायबिलिटी मीडियम है, ये 7 जून को ये चेंज हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद एक्चुअली इस स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे रिवर्स हो गया, नीचे जाने से ऊपर की तरफ वो आना शुरू हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल रिलायबल है, पर अब यहाँ पे जो दिख रहा है डेटा इस समय, आज की डेट में जो हमें डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से ये काफ़ी रिलायबल साबित हुआ ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है। पर आगे हो सकता है ऐसा ना हो। तो जैसा कि हमने देखा कि इस वेबसाइट के ऊपर आप बहुत आसानी से सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं बोलूँगा ऑल इन वन वेबसाइट है ये। और इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो सब डिटेल्स, फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप जैसे इस स्टॉक को किसी दूसरे स्टॉक के साथ भी कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो आप जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ सारी ऑप्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। लेकिन आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए इस वेबसाइट को, और यहाँ पे सारी जो ऑप्शंस हैं आप उनको करके देखिए। जैसे जैसे आप करेंगे आपको समझ आता जाएगा कि इस ऑप्शन में क्या होता है। मैंने भी ये सब चीज़ें खुद करके ही सीखी हैं। मुझे कहीं से कोई ऐसी डिटेल नहीं मिली थी कि ये कैसे यूज़ करनी है। लेकिन मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि मुझे ये पता है और इस चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनी नॉलेज को कैसे शेयर किया जाए, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूँ कि आप इस वेबसाइट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप इस वीडियो को ग्रो करने में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। मेरी स्क्रीन पे आपको बेल नोटिफिकेशन नहीं दिख रही क्योंकि ये मेरा चैनल का होम पेज है, तो यहाँ पे मैं अपने चैनल को खुद नहीं सब्सक्राइब कर सकता। तो
तो इसलिए शायद आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रही, लेकिन आपकी स्क्रीन पे वो ऑप्शन ज़रूर विजिबल होगी बेल नोटिफिकेशन की। आप उसको ज़रूर क्लिक करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।